11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022 का आगाज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। 26 टीमों के 395 खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग। उत्तराखंड भाजपा ने टीम प्रमोद खारी संगठन में किया विस्तार। 3 नए चेहरों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। लक्सर स्थित कार्यालय पर किया गया स्वागत। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा ऐलान। बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर शिक्षा महानिदेशक की पहल। अवकाश के दिन पढ़ाने वाले टीचर्स को दिया तोहफा। हल्द्वानी में झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ सख्ती। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं के कारण लगाया जुर्माना। हल्द्वानी के सूर्य गांव के ग्रामीणों में रोष। बदमाश पर कार्रवाई नहीं करने का प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। बुद्ध पार्क में दिया धरना प्रदर्शन। भूख हड़ताल की दी चेतावनी। और खबर है विस्तार से। अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड यानी कि AIPSCB की ओर से आज से 18 दिसंबर तक 11वीं ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन देहरादून में किया जा रहा है, जिसका पुलिस लाइन देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। उत्तराखंड पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के नेतृत्व में यह पहला मौका है जब उत्तराखंड इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पूर्व उत्तराखंड पुलिस की ओर से ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर चुका है। चैंपियनशिप में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों की 28 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, BSF, ITBP, CRPF, RPF, SSB और असम राइफल्स हिस्सा ले रही हैं। 5 दिवसीय चैंपियनशिप में 334 पुरुष और महिला तीरंदाज भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। का शहर और ध्वस्था में है अनुराग। इसके पश्चात मंच के सामने है गुजरात। खुद में विश्वास हो ये सफलता पहलू रहस्य रंगीलो गुजरात से टीम हस्तो। इन सभी क्षेत्रों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिली है, उन्हीं क्षेत्रों में G20 के जो सदस्य, जो डेलीगेट्स यहाँ आने वाले हैं, वह भी ऋषिकेश क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में जाने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी पूर्ण समर्पण के साथ इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे और अनुशासन का पालन करते हुए एक टीम शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। मैं उत्तराखंड पुलिस को इसके सफल आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं कि एक अभूतपूर्व खेल का ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और जैसा कि अशोक जी ने कहा कि खेल जो हमारा कोटा है, भर्तियों में खेल कोटा तुरंत प्रारंभ किया जाएगा। हम मानते हैं, इसी को लेकर हमने पिछले दिनों कि हमारे जो क्षमतावान खिलाड़ी हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, उन सभी को आगे आने का अवसर मिले। हम नई खेल नीति लेकर आए हैं, उसमें लगातार हम संशोधन कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैं घोषणा करता हूं कि खेल कोटा पुनः प्रारंभ किया जाएगा और आने वाली भर्तियों में जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और आज के इस अवसर पर आप सभी को, आयोजन समिति को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि ये आयोजन निश्चित रूप से। भाजपा ने टीम प्रमोद खारी संगठन ने प्रदेश में संगठन के अंदर 3 चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लक्सर स्थित कार्यालय पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के गलों में फूल मालाएं पहनाकर बधाई दी। तो वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद खारी का आभार व्यक्त करते हुए ईमानदारी के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर संगठन को मजबूती की ओर ले जाने की बात कही है। मैं प्रमोद खारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया है और मैं अपनी जवाबदारी को पूर्ण रूप से हमेशा के लिए अभी 24 ईयर्स पूरी करने की कोशिश करूँगा। ये हमारा राष्ट्रीय लेवल का संगठन है और प्रमोद खारी जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
उन्होंने श्री सोनू कश्यप जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, मुमताज जी को उन्होंने प्रदेश महासचिव बनाया है, कुलदीप सैनी जी को उन्होंने सचिव की जिम्मेदारी दी है, प्रदेश सचिव की। ये तीनों ही बहुत कर्मठ हैं और अपने समाज के साथ साथ ये अन्य समाजों को मजबूत करने का कार्य करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा परिणाम बेहतर हों, इसको लेकर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बड़ा ऐलान किया। ये ऐलान उन शिक्षकों के लिए किया है जो अवकाश के दिन या अतिरिक्त कक्षा बोर्ड परीक्षार्थियों की कक्षाएं लेने के लिए लगाएंगे। शिक्षा महानिदेशक तिवारी का कहना है कि जो शिक्षक अवकाश के दिन कक्षाएं संचालित करेंगे या अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करेंगे, उन्हें मानदेय के साथ प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही वो खुद ऐसे शिक्षकों को फोन कर हौसला अफजाई भी करेंगे। शिक्षा महानिदेशक का कहना है कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षा परिणाम को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कई बिंदुओं पर चर्चा की है। माननीय मंत्री जी मुझे इसमें निर्देश दिए थे कि हमें पढ़ाई इस तरह से करनी है कि बोर्ड के जो टॉपर्स हैं वो हमारे बच्चे बढ़े, हमारे बोर्ड के, हमारे विभाग के। इसके अलावा बच्चों की मात्रा की गलतियां होती हैं, उनकी राइटिंग अगर खराब है तो उसको ठीक करना है। ये तभी हो सकता है जब रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग होगी और जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न्स कैसे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर कैसे लिखें, ये सब जो हम बच्चों को अपने बताएंगे तभी हमारा बेहतर परिणाम होगा। तो ये सब को लेकर के हमने आज एक चर्चा की थी। हमारे सारे प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक उसमें थे। परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। परीक्षा पे चर्चा 2023 में भाग लेने के लिए 30 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का ऑनलाइन चयन किया जाएगा। रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के जरिए किया जाएगा चयन। छात्रों को स्वतंत्रता सेनानियों, हमारी संस्कृति, हमारा गौरव, मेरी किताब, मेरी प्रेरणाएं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण बचाओ आदि कई विषयों पर रचनात्मक लेखन करना होगा। इस प्रतियोगिताओं के माध्यम से लगभग 2050 छात्रों का चयन किया जाएगा। चयनित छात्रों को परीक्षा पे चर्चा किट और NCERT के निदेशक से प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से एहसन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहसन पंत, परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, कई बातें भी कही गई हैं, उन शिक्षकों को मोटिवेट भी किया गया है जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अतिरिक्त क्लास लेना चाहते हैं, बेहतर परीक्षा परिणाम करना चाहते हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं, क्या कुछ कहा गया है? जी एहसन पंत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी अठावले के नवनिर्वाचित उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह हल्द्वानी पहुंचे। यहां लोक निर्माण विभाग के सभागार में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए कहा कि प्रदेश में भूमिहीनों को जमीन, खत्ता निवासियों को बिजली, पानी और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के उद्देश्य से काम किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और अपने काफिले में जोड़ने के लिए मैदान पर उतरेंगे। इसके साथ बेरोजगारी, महंगाई, छोटे व्यवसायियों के 5,000 से लेकर 50,000 तक के लोन को मुक्त कराने के अलावा उन्हें GST के दायरे से बाहर रखने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और हर हाल में प्रदेश सरकार से इन मांगों को मनवाया जाएगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था इसे थोड़ा सही हो जाए, मतलब ये सब की सुन ले, बड़ों की सुनती है, छोटे की अधिक नहीं सुनती है। और दूसरा जो भूमि वन विभाग में रह रहे हैं, उसमें रहते हैं बनों में, उन्हें कहीं दूसरी जगह भूमि मिली या जो खत्तों में रह रहे हैं उन्हें खत्तों वालों को ये है उनके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, बिजली हो जाए, पानी हो जाए। और उनके गरीब बच्चे हो, मजदूर आदमी हो, स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, उनके थोड़ा 10वीं 12वीं तक स्कूल की पढ़ाई फ्री हो जाए।
हमने उनसे प्रार्थना की है, जितने भी खत्तों में लोग बसे हुए हैं उनके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कोई कहीं पे बैठे, चाहे जंगलात में बैठे, चाहे फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट पंचायत में बैठे, उनको बिजली पानी आपको मुहैया कराना ही पड़ेगा। तो हम यही मुद्दों को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं। हल्द्वानी में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और ACMO रश्मि पंत द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। बन भूलपुरा क्षेत्र में चिकित्सा दल के द्वारा प्राप्त शिकायत के बाद में चूफाल डेंटल क्लिनिक, काठगोदाम और सलीम अहमद चोरगलिया रोड, गफूर बस्ती, हल्द्वानी का निरीक्षण किया गया। केंद्र के स्वामी द्वारा BDS की डिग्री दिखाई गई, जिसका काउंसिल में नवीनीकरण नहीं किया गया है। केंद्र का नैदानिक स्थापन के अंतर्गत पंजीकरण नहीं किया गया था। केंद्र में अनेक औजार पाए गए। केंद्र में बायोमेडिकल अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा था। इस दौरान निरीक्षण दल ने केंद्र के स्वामी को 3 कार्य दिवस में संबंधित दस्तावेज चिकित्सा अधिकारी के कैंप कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं अनियमितताओं के कारण जुर्माना भी लगाया गया। हल्द्वानी के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में निरीक्षण किया, जो क्लिनिक खुले हुए थे उसमें से 3 हमें ऐसे क्लिनिक मिले जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। मनभूलपुरा के एरिया में 2 हमें ऐसे क्लिनिक मिले जिनके पास योगा की डिग्री थी और लेकिन वो एलोपैथ ट्रीटमेंट कर रहे थे, लोगों को मेडिसिन दे रहे थे। उनके यहाँ मेडिसिन का भी काफ़ी मेडिसिन भी रखी हुई मिली हुई है और इसके अलावा वो ड्रिप भी चढ़ा रहे थे, जो कि पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि जो अगर कोई योगा में जिसका रजिस्ट्रेशन है या योगा में जिसकी योग्यता है तो वो किसी और पैथी को यूज़ नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार उन पर कार्रवाई की गई, उनको बंद किया गया है, उन पर चालान की कार्रवाई की गई है। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में शहर के खोखा ठेला और फड़ आदि के छोटे व्यवसायियों में रोष है। उन्होंने प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की लगातार कार्रवाई से परेशान होकर खटीमा व्यापार मंडल के अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के नेतृत्व में वेंडर जोन बनाने की मांग की, जिसे लेकर SDM को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि शहर के अंदर सड़कों के किनारे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे छोटे व्यापारी काफी प्रभावित हुए हैं और उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। शासन के द्वारा अतिक्रमण को हटाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें हमारे जो छोटा व्यापारी है, फल व्यापारी है, इन्हीं के ऊपर कार्रवाई की गई और सारे फल व्यापारियों को प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया था। इसको लेकर के आज सारे फल व्यवसायी तहसील में आए और उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। इस सिलसिले में ईओ से बात की है और 2-3 दिन का उनका ऑडिट चल रहा है। 2-3 दिन में हम एक वेंडिंग जोन्स का जो उनका प्रपोजल होगा उसको एक बार स्टडी कर लेंगे और उनके साथ एक फल व्यापारियों और व्यापार संघ वालों के साथ एक मीटिंग रख लेंगे, जिससे हम जो वेंडिंग जोन को उसको फाइनल शेप दे देंगे। सर, पूरी पट्टी तक रहने का कोई आदेश नहीं हुआ, लेकिन टेम्प्रेरी व्यवस्था जब तक कि हम इनका वेंडिंग जोन डिसाइड नहीं कर लेते हैं तब तक हम इनके रोजी रोटी के ऊपर हमारे उनको छीनना भी सही नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि अभी आप व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक जहाँ पर बने वहाँ पर रखें, लेकिन ये ध्यान रखें कि कहीं पर भी अतिक्रमण ना हो। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सूर्य गांव के निवासी सुंदरलाल आर्या के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर कई लोग बैठे हैं। ग्रामीणों के अनुसार सुंदरलाल आर्या एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन गांव वालों के मुताबिक प्रशासन का समर्थन होने के कारण भूमाफिया का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने बताया कि मामले को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, जनता दरबार, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि पुलिस प्रशासन ने उल्टा ग्रामवासियों पर ही कई धाराएं लगा दी। इन्होंने हर जगह कंप्लेंट की सुंदरलाल आर्या की। ग्रामवासियों के द्वारा जिलाधिकारी जी को अवगत कराया, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, मतलब डीएम साहब को भी अवगत करा दिया गया है। यानी कि पूरा प्रशासन को अवगत कराने के उपरांत सुंदरलाल आर्या पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और इसी वजह को लेकर के सुंदरलाल आर्या के जुल्म से पीड़ित होकर ग्रामवासी आज मजबूरन धरने पर बैठने पर मजबूर हैं। किसी मकान को तोड़ने के लिए, अतिक्रमण को तोड़ने तक के लिए परमिशन लेनी पड़ती है प्रशासन से। और कैसा प्रशासन है जो कह रहा है कि नहीं बनता है, वही कैसे बिना बताए इसका मकान तोड़ दिया जा रहा है। कहीं अनाथ था,
कहाँ जाएगा मांग लेके आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम इसको न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं, ये बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज असामान्य बना हुआ है। सुबह शाम और रात को ठंड कंपकपी छुड़ा रही है, जबकि दिन में तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 5 साल में इस बार अधिकतम तापमान रिकॉर्ड स्तर पर है। दून समेत प्रदेश के ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में इन दिनों अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि दिसंबर में ऑल टाइम रिकॉर्ड वर्ष 2016 में 29.2 डिग्री सेल्सियस का है। प्रदेश में बीते 1 माह से वर्षा नहीं हुई है, जिसके चलते मौसम शुष्क बना हुआ है। वातावरण में नमी कम होने के कारण ठंड भी सामान्य से कम महसूस की जा रही है। अधिकतम तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि से मौसम विज्ञानी भी हैरान हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बीते 1.5 माह में पश्चिमी विक्षोभ सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड में वर्षा और बर्फबारी न के बराबर हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में पहुंचकर जम्मू कश्मीर की ओर रुख कर रहा है। उत्तराखंड के ऊपर से ये बिना वर्षा के गुजर जा रहा है, जिससे तापमान अधिक बना हुआ है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मौसम को लेकर मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा है, इसके चलते ना बर्फबारी हो रही है ना बारिश हो रही है, तो इसका कारण क्या बता रहे हैं वो? जी देखिए, निश्चित तौर पर भानु, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि उत्तराखंड में मौसम का जो मिजाज है वो असामान्य बना हुआ है। सुबह शाम और रात को ठंड है, जिस कारण मौसम असामान्य बना हुआ है, जबकि दिन में तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम के बदले मिजाज के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, वहां पर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर अब उत्तराखंड में दिखने लगा है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर जिले में शीतलहर की आशंका भी जताई है और इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और बीते 5 साल में इस बार सबसे अधिकतम जो तापमान है रिकॉर्ड स्तर पर है। देहरादून की बात की जाए या प्रदेश की ज्यादातर जो मैदानी इलाके हैं, इन दिनों वहां पर अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। प्रदेश में बीते 1 माह से सबसे बड़ी चिंता की विषय तो यही है कि प्रदेश में 1 माह से वर्षा नहीं हुई है, जिसके चलते मौसम शुष्क है, नमी नहीं है। वातावरण में नमी नहीं होने के कारण ठंड भी सामान्य से कम महसूस की जा रही है। लेकिन कल की बात की जाए तो कल प्रदेश भर में ठंड अधिकतम देखी गई थी और साथ ही साथ अधिकतम तापमान में भी रिकॉर्ड वृद्धि से मौसम वैज्ञानिक भी खुद अभी तक हैरान है। और मौसम विभाग केंद्र का निदेशक जो है विक्रम सिंह, उनके मुताबिक आने वाले दिनों में मैदान से लेकर पहाड़ तक शीतलहर की संभावना है। जी, लेकिन अगर जिस तरह से फिलहाल में मौसम में बर्ताव देखा जा रहा है, मौसम का बर्ताव, इसको लेकर मौसम वैज्ञानिक इस तरह से हैरान हैं। अगर आगे भी इस तरह चलता रहा तो क्या कुछ राज्य के मौसम पर असर देखने को मिलेगा और इसका प्रभाव क्या रहेगा? देखिए भानु, जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार ऊपरी इलाकों में बर्फबारी तो हो रही है, लेकिन जो मैदानी इलाके वहां पर वर्षा नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं इसको जलवायु परिवर्तन के तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के बावजूद भी जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश न होना एक चिंता का विषय जरूर है। इसको लेकर मौसम वैज्ञानिक या जो वाडिया हिमालयन इंस्टीट्यूट है कुछ न कुछ जरूर नया कोई तरकीब अपनाएंगे कि किस तरीके से जो जलवायु परिवर्तन है उसकी स्थिति को सामान्य की जा सके, क्योंकि मैदानी इलाकों में पिछले 1 महीने से वर्षा नहीं हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए। रुड़की के भगवानपुर में लेबर ठेकेदार से लूट के बाद हत्या करने वाले एक बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर एसएसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद सिविल अस्पताल जाकर बदमाश से भी पूछताछ की।
बता दें कि भगवानपुर के सिकंदरपुर स्थित केजरीवाल कंपनी के लेबर ठेकेदार की शुक्रवार को बदमाशों ने लूट के बाद चाकुओं से हमला कर दिया था। घायल को रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। बदमाश करीब 8 लाख की रकम का बैग लूटकर फरार हो गए थे। सूचना मिली थी कि आज इधर अन्यत्र कार के किसी कारण आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारी एसओजी हरिद्वार और रुड़की जो सीआईयू की टीम है वो और थाना भगवानपुर की पुलिस और सभी को चेकिंग के लिए अलर्ट किया गया था। इस सूचना पर जो है डाडली और जो माहेश्वरी गांव है वहां पर जो है इसको रोकने का प्रयास किया गया जो सूचना के आधार पर, और ये इसके बाद जो मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। चूँकि अभी इलाजरत है और इससे काफ़ी सारी जानकारी लेनी है, तो डॉक्टर्स के जब अनुमति हो जाएगी तो इससे अन्य पूछताछ भी की जाएगी। रुड़की तहसील में भारतीय किसान यूनियन रूड के पदाधिकारियों द्वारा किसानों और आम लोगों की समस्याओं को लेकर आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई। बैठक में किसानों के साथ आम लोगों को हो रही दिक्कतों पर काफी समय तक चर्चा की गई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रूड के द्वारा बताया गया कि बिजली के तारों की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिस कारण कई हादसे भी हो चुके हैं। ये तो बिजली की समस्या बहुत बेतुकी चल रही है, तो वहाँ से हमें सामान नहीं मिल पा रहा है, ट्रांसफार्मर फूके पड़े, लाइन खराब पड़ी, सब जो बिजली के तार है वो लटक रहे हैं, नीचे आ गए, उन पर हादसे हो रहे हैं। 2-3 लड़के मर भी चुके हैं उनमें। अच्छा, चकबंदी को लेकर हमारी बहुत मांग है। चकबंदी में जो है चकों को इधर उधर कर रहे, पैसे लेकर कीमत लगाएगा, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट मचाई बिचार रखी, उस संबंध में हमारी बात हुई। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सन 2001 में लोकतंत्र के मंदिर पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राण न्यौछावर कर मां भारती के गौरव की रक्षा करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा हेतु दिया गया बलिदान सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। सीएम धामी मीडिया से जल विद्युत परियोजनाओं, संसद में शहीदों को श्रद्धांजलि और अरुणाचल प्रदेश में चीन विवाद पर बोले। विगत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों में बहुत प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के आपसी जो निपटारे होते हैं, जो उनके आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है, उनके सलाहकार के स्तर पर वो बैठक जल्दी करी जाए, जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में होगा। देखिए, संसद के जो हमले में शहीद हुए थे हमारे जावान वीर सैनिक, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। और चूँकि आज मैं दिल्ली में था, संसद भवन में था, तो मैंने उनके चित्रों पर जाकर वहाँ पर पुष्पांजलि की है। हम उन सभी का स्मरण किया है। वो हमेशा हमारे लिए, हमारे दिल में, हमारे देश में हमेशा अमर रहेंगे। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ। कुछ लोग हमेशा सैनिकों पर, देश की सेना की वीरता, शौर्य, पराक्रम पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। इन लोगों के लिए देश से ज़्यादा अपनी राजनीति है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को जनपद मुख्यालय गोपेश्वर में पंचायती राज एवं लोक निर्माण विभाग की 565.43 लाख रुपए की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही पर्यटन मंत्री ने शीतकालीन तीर्थाटन एवं पर्यटन को बढ़ावा पर जोर देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा के अलावा जो भी हमारे धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हैं, उनको विकसित किया जाए, ताकि शीतकाल में भी यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बनी रहे और लोगों की आर्थिक की मजबूत हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि पंचबद्री एवं केदार के शीतकालीन गद्दी स्थलों से आरती पूजाएं लोगों को दिखाने की व्यवस्था की जाए। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। ग्यारहवीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022 का आगाज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। 26 टीमों के 395 खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग।
उत्तराखंड भाजपा ने टीम प्रमोद खारी संगठन में किया विस्तार, 3 नए चेहरों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, लक्सर स्थित कार्यालय पर किया स्वागत। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा ऐलान, बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर शिक्षा महानिदेशक की पहल, अवकाश के दिन पढ़ाने वाले टीचर्स को दिया तोहफा। हल्द्वानी में झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ सख्ती, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं के कारण लगाया जुर्माना। हल्द्वानी के सूर्य गांव के ग्रामीणों में रोज बदमाश पर कार्रवाई नहीं करने का प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, बुद्ध पार्क में दिया धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल की दी चेतावनी। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी